तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके रेलवे से रिलेटेड, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएसएल, सीपीयूएमटीएस की तैयारी करें या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शब्देनोलॉजी का क्वेश्चन है। करें उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी कहने का मतलब दिन का जैसे संबंध सप्ताह से है, माह का संबंध यहाँ पर किससे होगा। अब आपको देखना है लेफ्ट साइड पे किस तरीके का संबंध है, जैसे दिन और सप्ताह। तो आप कहेंगे दिनों के ग्रुप को कह सकते हैं, या जो दिन होते हैं कई दिन मिल करके सप्ताह का निर्माण करते हैं, या 7 दिन को मिला करके सप्ताह का निर्माण होता है। वैसे जो महीना होता है, महीने को मिला करके किस चीज़ का निर्माण किया जाता है वही आपको बताना है। तो कैलेंडर का किया जाता नहीं, वार्षिक का किया जाता नहीं, सप्ताह का किया जाता नहीं, वर्ष का हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कई महीने या कह सकते हैं 12 महीने यहाँ पर अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि 12 महीने मिला करके वर्ष बनता है, वैसे ही 7 दिन मिला करके सप्ताह मिलता है। तो यहाँ 7 और 12 से मतलब नहीं है, यहाँ पर इनके ग्रुप को मिला करके क्या कहा जाता है उस हिसाब से आपको सोचना था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है तो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। यानी बीएम का इससे संबंध है, प्राइड का इससे है, तो क्लेन का यहाँ पे किससे होगा। देखिए बीएम को कैसे बनाया है, बीइंग को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है वो पहले आपको समझना है। जैसे इसकी जगह पर VYVRAMT है, आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें चेक करनी है। चीज़ें ये चेक करनी है कि ये जो कन्वर्ट हो रहा है, क्या ये बीइंग में जो अल्फ़ाबेट है कहीं उस अल्फ़ाबेट का तो इसमें यूज़ नहीं है, यानी पलट करके है अल्फ़ाबेट को यूज़ कर तो नहीं किया, तो ऐसी तो कोई बात दिख नहीं रही। पहली चीज़ तो हमेशा ये चेक कर लेनी है फटाक से, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेकेंडों वाली है। उसके बाद हम नंबरिंग वाला काम करेंगे। नंबरिंग करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि क्या कहीं अपोजिट उल्टा वाला क्रम तो मामला नहीं चल रहा है, क्योंकि जो चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें ऐसी है जो सेकंडों में चेक होगी। अब बाकी जो काम आगे मैं बताऊंगा वो थोड़ा टाइम लगने वाली है, तो सेकंडों वाला काम पहले फटाफट हमें कर लेना है। पहले उनके अल्फ़ाबेट को चेक कर लेना है, कहीं इधर उधर करके उसको तो नहीं एडजस्ट किया है। फिर दूसरा काम उल्टा क्रम, जैसे बी का अपोजिट होता है वाई, तो बी की जगह वाई दिया हुआ है, मुझको तो उल्टा क्रम दिख गया। ई का होता है वी, आई का होता है आर, एन का होता है एम, जी का होता है टी। तो फिर हम नेक्स्ट पे क्यों टाइम बर्बाद करें, यानी हमें पता चल गया कि ये उल्टा क्रम चल रहा है, तो आगे भी यही चेक कर लेते हैं। पी का उल्टा के होता है, बिल्कुल होता है। आर का उल्टा आई होता है, बिल्कुल होता है। आई का उल्टा आर होता है, बिल्कुल होता है। डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, बिल्कुल होता है। ई का उल्टा वी होता है, बिल्कुल होता है। अब आपको क्लीन का अपोजिट, बस अपोजिट जो होते हैं इनमें जो अल्फ़ाबेट रख देना। आप कहेंगे कि सी का एक्स होता है, बिल्कुल होता है। एल का ओ होता है, बिल्कुल होता है। ई का वी होता है, ए का जेड होता है, एन का एम होता है। बस यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए एक्स ओ वी जेड एम। तो ये सारी चीज़ें जब मैं जो बताया उल्टा क्रम अगर फेल हो जाता उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। जैसे बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, और नीचे की भी नंबरिंग करके उसमें रिलेशन देख लेना है किस क्रम में ये बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कितना प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हो सकता है आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी का है। कह रहा है कि 343 का संबंध जैसे 1331 से 729 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए इसमें बहुत तरीके की ट्रिक लगती है, एक ट्रिक से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि इसमें देखिए सबसे पहले हम प्लस वाले की तरफ देखेंगे, फिर माइनस, फिर गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके की ट्रिक इसमें ज़्यादातर लगती हैं। तो उस हिसाब से आपको सोचना है। हाँ, अगर आपको देखिए स्क्वायर क्यूब याद है तो इतना पक्का है, क्लियर है कि स्क्वायर क्यूब वाला जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो किसी का क्यूब है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप ट्रिक लगा लेंगे। कब ऐसा होगा, जब आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक का क्यूब याद रहेगा तब। जो कि मुझको यहाँ पर दिख गया, मुझको दिख रहा है कि ये जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है, और ये 1331 जो है ये 11 का क्यूब होता है। तो मैं क्यों दूसरी चीज़ में माथा पच्ची करूँ, क्यों मैं टाइम बर्बाद करूँ, जब मुझको पता है कि पहले मैं वही ट्रिक लगाऊंगा जो सामने दिख रहा है। क्यूब है 729, आप जानते हैं किसका है दोस्तों, आप कहेंगे कि 9 का क्यूब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे उस हिसाब से आप सोचेंगे। अब यहाँ पर हमें पता चल गया ये क्यूब है, तो उस हिसाब से सोचिए। तो आप कहेंगे कि ये 7 अभाज्य संख्या 11 अभाज्य संख्या का क्यूब है, उस हिसाब से तो नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये उस हिसाब से नहीं चल रहा है। बल्कि हम देख लेते हैं 7 और 11 में कितना प्लस हो रहा है। कहेंगे 7 4 11 यानी +4, तो यहाँ पे 9 में +4 करेंगे तो आप कहेंगे कि 13 हो जाएगा। अब 13 का क्यूब क्या होता है,
13 का क्यूब क्या होता है, यही आपको आंसर कर देना है। तो इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि 1 से 30 तक के क्यूब, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो ये 9 में +4 करेंगे तो यहाँ पे 13 होगा, 13 का क्यूब ही आपका आंसर आएगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि हाउस को 10, 13, 23, 17, 7 कोड किया जाता है तो उसी कोड भाषा में क्या कह रहे हैं, रिहर्स को क्या कोडिंग करेंगे। देखिए हाउस को पहले क्या किया कोड, उस पर ध्यान देते हैं। हाउस को कह रहा है कि 10 है, 13 है, 23 है, उसके बाद क्या 17 है, उसके बाद 7 है। तो कह रहा है इसी कोड भाषा में किसको, रिहर्स को। देखिए अभी मैं पीछे बता रहा था आप लोगों को क्या चीज़, कि देखिए उल्टे क्रम जब ना सेट हो पाए तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है, नंबरिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग वाला ही काम करेंगे, क्योंकि ये 10, 13, 23, 17 जो है एच का उल्टा 10 नहीं होता है, आपको पता है। तो क्या करेंगे, एच का उल्टा तो होता है एस का नंबर होता है 19। यहाँ पे उल्टा क्रम हमने चेक कर लिया कि एच का उल्टा क्रम 19 होता है, न कि 10 होता है। तो इस कंडीशन में हम तुरंत नंबरिंग करेंगे। एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है और ई का 5 होता है। लेकिन अब देखिए एच की जगह 10 है यानी कि +2 हुआ है, ओ 15 था 13 है यानी -2 हुआ है, यहाँ पर यू 21 था 23 है यानी +2 हुआ है, यहाँ पे 19 था 17 है -2 हुआ है, यहाँ पे 5 था 7 यहाँ पे +2 हुआ है, यानी कि 1 +2 -2 +2 -2 +2 इस तरीके से किया गया है। तो चलिए R 18वें स्थान पर होता है, पहले में +2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन की तरफ भी नजर होनी चाहिए कि कहीं पहले ही में हमारा 20 मिल गया एक ही में, तो उसी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ए में भी है, सी में भी है, मामला फिट नहीं हो रहा है। आगे थोड़ा सा चेक करते हैं, दूसरे में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 है इसमें 7 है, डिफरेंस दे दिया। तो ये 5वें स्थान पर है। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्लस किए थे तो हम माइनस करेंगे यानी 3 आ जाएगा। 20 3 किस में है, आप कहेंगे सी में, तो सी पे टिक लगाएंगे। बाकी इतनी आपकी टाइम बच जाएगी अगर ऑप्शन को भी देख करके चलते हैं तो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें, विषम की पहचान करें। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, दिया हुआ है सीरियल क्रम, उसमें 18R 2B 5E 16P दिया हुआ। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो ना दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान देना ये है, जैसे R दिया हुआ है उसके बगल में 18 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि R की जो पोजीशन होती है वो 18वीं होती है, यानी R की जो पोजीशन अल्फ़ाबेट की वही दे दी है। चलिए अब B भी दिया हुआ है तो उसके बगल में 2 दिया हुआ है, यानी कि इसकी भी पोजीशन वही है। B की दूसरी पोजीशन होती है तो वही दे दिया। यहाँ पर भी अगर देखें E को दिया है 5E दिया, वो उसकी भी पोजीशन 5 होती है E की। वैसे 16P है तो P की भी पोजीशन 16 होती है, यानी सबकी उसकी जो पोजीशन है वही दी है। तो इससे तो पता ही नहीं चल पाया कौन विषम है, सब तो सेम जैसे हैं, इसमें कोई गड़बड़ ही नहीं दिख रही है। तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा दिमाग ये लगाना है, जैसे R, B और P ये क्या है दोस्तों, आप कहेंगे ये व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन E क्या है, वॉवेल है। तो ये जो स्वर है वॉवेल है, यही इसको क्या करता है, अलग कर देता है। यानी 5E जो कि किसका है, 5E C में है, और C किस ऑप्शन में दिया हुआ, D में दिया हुआ, तो D इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीरीज का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए कितनी लंबी सीरीज है, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख दूँ। देखिए 3 4 4 6 12 15 और यहीं पे गायब किया है, और फिर उसके बाद 49 है, उसके बाद 196 और उसके बाद 201 है। चलिए देखते हैं इसके पैटर्न को, समझते हैं कि आखिर इस सीरीज का पैटर्न क्या कहता है, किस तरीके से घट बढ़ रहा है। देखिए ये इसमें जब बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो हमेशा प्लस वाला दिमाग लगाइए। इसमें 3 से 4 हो गया, +1 हो गया, 4 के बाद फिर 4 ही है, +0 हो गया, उसके बाद 6 +2, उसके बाद 12 +6 15 +3। कोई क्रम ही नहीं बैठ रहा है दोस्तों। देखिए 1 0 2 6 3 कोई क्रम नहीं बैठा। मुझको लग रहा है कुछ और इसमें किया, प्लस तो किया है, साथ साथ 2 चीज़ें लेकर के चला है। देखते हैं क्या क्या लेके चला है। अगर मान लीजिए +1 किए 4 हो गया, फिर 4 से 4 बनाने के लिए क्या इसी 1 को इसके गुणे में कर दे, तो 4 एक अन्य 4, ठीक है। उसके बाद +2 करेगा तब न 6 होगा, उसके बाद 6 में इसी 2 का गुणा कर देता हो, 6 दूना 12, यानी 1 + 1 का गुणा, 2 + 2 का गुणा, यानी कि 3 प्लस होगा तो 15 होगा, यानी कि 3 का गुणा होना चाहिए, 15 3 45। चलिए ठीक है, आ गया हमारा आंसर 45, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चेक कर लूँ, क्लियर कर लूँ इस बात को, क्या सही चल रहा है कि नहीं। यानी कि 3 था, अब 4 प्लस करेंगे तो 49 आना चाहिए, बिल्कुल 49 आ गया है। हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं, अब चेक करना है, बस हमारा क्लियर हो चुका है कि हाँ 45 ही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। देखिए जब भी इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हो, विलुप्त पद देखिए यहाँ पर 5 जगह गायब है, तो इसको हम 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तो होता है 3 4 5 के ग्रुप में बांट करके, कहीं कहीं ये भी ट्रिक फेल हो जाती है।
तो फिर उसको थोड़ा सा अपना माइंड लगा करके सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें होता क्या है, देखिए पुनरावृत्ति पैटर्न का मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस की तरफ घूमता है। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ABC आ गया ना तो ABC आता रहेगा, ABC आता रहेगा, इस तरीके से आपका काम होगा। या AB CC आ गया तो अगले में AB हो सकता है कि CC ना आकर के CCC आया, फिर इस तरीके से AB4C आया, इस तरीके से मतलब एक प्रोसेस में एक पैटर्न में आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके का इसमें होता है। अब चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया। आप ध्यान देंगे तो इसमें 3 अल्फ़ाबेट है, ABC, ऑप्शन में भी देख लीजिए, चौथा अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अब उसी हिसाब से आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर C है ना, अब थोड़ा सा हम आगे देखेंगे कि C के आगे का ये गैप जो है, C के आगे लिखा क्या है वो उस हिसाब से भर लेंगे। जैसे C के आगे आगे यहाँ पर देखिए A लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A को फिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बना, CABB। ठीक है, उसके बाद A है, A आ गया। यहाँ पर A के आगे का गैप हमें भरना है, तो A के आगे लास्ट में देखिए C दिया हुआ है, A के आगे लास्ट में C है तो AC भर देंगे। अब यहाँ पर क्या बना, CABBAC। अब उस हिसाब से हमें क्या करना है, एक समझ लीजिए कि ग्रुप बन चुका है, CABBAC, ये ग्रुप बन गया। आगे उसी हिसाब से सोचना है, CABBAC, फिर ये ग्रुप बन गया, फिर CABBAC तीसरा ग्रुप, यानी 3 ही ग्रुप में इसको मैंने बांट दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने 3, 4, 5 के ग्रुप में बांटने के लिए कह रहा था, यहाँ पे 6 का ग्रुप बढ़ गया है, 6 का। देखिए CABBAC, फिर आगे हमने CABBAC, फिर आगे हमने CABBAC फिल किया, इस तरीके से फिल किया 6 ग्रुप में। हमने फिल किया है, आप कहेंगे कि A फिल किया, CABBA, यहाँ पर C फिल किया, फिर CABB फिल किया, फिर C, फिर आपने B लास्ट में फिल किया, यानी ACBCB, ACBCB, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। एकदम देखिए क्या हो गया, पुनरावृत्ति पैटर्न में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप कहीं गलती करते हैं तुरंत आपका पैटर्न बिगड़ जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि आपने गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। यहाँ पे संख्या को मिस किया, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पैटर्न पर विचार करो, तीसरी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। जिस जगह पे संख्या गायब है, जैसे यहाँ पर 6 है, उसकी जगह पे यहाँ पे 7 है, उसी संख्या को हम ढूंढेंगे कि कैसे आएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाहर वालों की हेल्प से अंदर वाला आएगा। ये आकृति वाले फिगर में आपको पता है, उसी हिसाब से ट्रिक लगानी है। चूंकि अंदर वाली संख्या 6/4 के रूप में, देखिए इस पहले वाले में जो अंदर दिया हुआ है वो 6/4 लिखा है, हो सकता है आपको न दिख रहा हो, छोटा हो तो। यहाँ पे अंदर 7/6 लिखा है, 7/6, और यहाँ पर मिसिंग संख्या बटे में आपका 8 लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए हमें देखिए संख्या ये छोटी छोटी है, तो अब ये जो ऊपर की संख्या या तो जोड़ने या घटाने पर हमें काम चलाना है, जोड़ या घटा करके, गुणा भाग करके काम नहीं चलाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से चलना है। भाग भी दे सकते हैं क्योंकि 6/4 है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 4 अगर जोड़ते हैं तो 7 4 11, 11 8 19, 19 5 24 आ रहा है, 24। अब 24 और 6 4 का कोई बन तो रहा है मामला। अगर मैं इसको भाग की जगह गुणे में कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि 6 × 4 कर दूँ, तो ये बट्टे वाला, तो 24 = 24 हो जाएगा, यानी बैलेंस कर रहा है। कहने का मतलब ये जो बाहर वाली संख्याएं हैं, देखिए अब इसको ऐसे समझिए, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। बाहर वाली जो संख्याएं जैसे 4 है, +7 है, +8 है, +5 है, ये बैलेंस कर रही है जो 6/4 दिया उसको 6 × 4 करके, यानी कि भाग को हमने गुणे में वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, यानी 24 = 24 हो गया। चलिए यही काम यहाँ पर करते हैं। दूसरे फिगर में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 10 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, और ये 7/6 दिया हुआ, तो 7 × 6 हम कर देंगे। अगर इनको जोड़ते हैं तो 10 और 18 तो 36, 36 और 6 42, और 7 6 42। सेम काम हमें लास्ट वाले में कर लेना है, यानी करना क्या है, 8 है, +9 है, +12 है, +3 है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, x हम मान लेते हैं मिसिंग संख्या को, और 8 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर 12 3 15 9 24, 24 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 32/8, यानी कि 8 चौको 32, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है। दिशा दूरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है उस हिसाब से आपको चलना है, इसी डायरेक्शन के हिसाब से। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। अब हमें पता नहीं कि वो कहाँ से चल रहा है, बस बाएं मोड़ दिया। तो अभी आप कुछ मत कीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, हो सकता है इसमें उल्टी तरफ से, जब स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया रहे तो हमें एंडिंग पॉइंट की तरफ से ही सोचना शुरू कर देना है। क्या कह रहा है कि फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, वह पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसने वास्तव में किस दिशा में चलना शुरू किया था।
क्या कह रहा है, वो पूर्व की ओर जा रहा है, यानी लास्ट में वो कहाँ जा रहा है, पूरब की ओर, यानी इधर जा रहा है, पूरब इधर था। तो पूरब से पहले वो क्या कर रहा है कि फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद वो पुनः बाएं मुड़ता है, यानी वो जब बाएं मुड़ा तब पूरब की ओर जा रहा है। तो बाएं मुड़ेगा तो पूरब की ओर जाएगा, तो किस दिशा में रहेगा, अगर मान लीजिए कि अगर आपका दक्षिण दिशा में है, इधर गया होगा, तो बाएं मुड़ेगा तो दाहिनी साइड में जाएगा, एकदम कंफर्म है कि वो दक्षिण दिशा में रहेगा, तभी बाएं मुड़ेगा, तभी ये पूरब दिशा में जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में रहेंगे, दाएं मुड़ेंगे तो किस डायरेक्शन में हो जाएंगे। जब आप दक्षिण दिशा में रहेंगे और बाएं मुड़ेंगे तो तुरंत आप अपने दाएं मुड़ जाएंगे। दक्षिण दिशा में उल्टा होता है, आपका दायां उसका बायां, आपका बायां। तो वो कह रहा है कि लास्ट में वो बाएं मुड़ा है और पूरब की ओर जाने लगा, यानी वो दक्षिण दिशा में जा रहा होगा उससे पहले, तभी वो बाएं मुड़ेगा, तो क्या होगा, पूरब दिशा में जाएगा। चलिए, अब उससे पहले क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद वो पुनः बाएं मुड़ता है, यानी इस दक्षिण दिशा में जाने जब गया है तो वो भी बाएं मुड़ करके गया है। तो अब बताइए किस दिशा में गया होगा तो बाएं मुड़ा होगा। आप कहेंगे कि ये अगर मान लीजिए कि पश्चिम दिशा में जाएगा और दोस्तों बाएं जाएगा तो ही आपका दक्षिण दिशा में जाएगा। देख लीजिए, ये पश्चिम दिशा में गया होगा पहले स्टार्टिंग में, और बाएं जब मुड़ा होगा 1 किलोमीटर चलने के बाद जब ये बाएं मुड़ा होगा तो क्या किधर जाएगा, वो दक्षिण दिशा में जाएगा। और दक्षिण दिशा में क्या कह रहा है, आधा किलोमीटर, यानी हाफ किलोमीटर जब वो गया है और फिर जब बाएं मुड़ेगा तो वो पूरब दिशा में जाएगा। ये डायरेक्शन होगा उसका। तो आपको यहाँ पे जब भी स्टार्टिंग वाला डायरेक्शन ना दिया रहा है तो हमें उल्टी तरफ से सोचना है, यानी लास्ट यानी एंडिंग पॉइंट की तरफ से सोचना है कि वो किस डायरेक्शन में था, और स्टेप बाय स्टेप आपको पीछे क्वेश्चन में आना है और इस तरीके से आपको आंसर आएगा। समझ में आ गई बात। अब चलिए, ये पूछ क्या रहा है कि तो वास्तव में किस दिशा से चलना शुरू किया था, यानी कि ये स्टार्टिंग में ये पश्चिम दिशा से चलना शुरू किया था। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ के बहन के पति हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है। देखिए, जॉय को यहाँ पर मैं बना देता हूँ। क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इंगित कर रहा है, किसकी तरफ, एक तस्वीर की तरफ ये इंगित कर रहा है। मान लीजिए कि ये तस्वीर है, इसकी तरफ इंगित करके कह रहा है कि यह मेरी माँ की बहन के पति हैं। जॉय इस तस्वीर की ओर इंगित करके कह रहा है कि यह जो है मेरी माँ के, यानी कि जॉय की जो माँ है उसकी बहन के ये क्या है, पति हैं। तो क्या कह रहा है, तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है, यानी तस्वीर वाला व्यक्ति जो है ये जॉय का क्या लगेगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे जैसे आपने कड़ियाँ जोड़ ली ना, कड़ियाँ जोड़ने के बाद अब मेन कैरेक्टर जैसे जॉय है, आपको इसके कैरेक्टर में घुस जाइए। घुसने के बाद आप ये सोचिए जो मेरी माँ की बहन है वो क्या लगेगी। आप कहेंगे वो मेरी मौसी लगेगी, और मेरी मौसी का जो पति होगा वो क्या लगेगा मेरा। आप कहेंगे कि वो मेरा मौसा लगेगा। क्या लगेगा, मौसा। बस आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकेंडों का काम है, कैरेक्टर में घुसना है। पहले कड़ियाँ जोड़िए फिर कैरेक्टर में घुसिए, ऑटोमेटिक आपके माइंड में सारे रिलेशन बन जाएंगे दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, गणितीय संक्रिया करें, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है 27 अलग है, यहाँ पे समझना आपको, ये मत सोचिएगा 2 73 ये एक में सब पढ़ दीजिएगा, नहीं। 27 अलग दिया हुआ है, 3 अलग दिया हुआ, 19 अलग दिया हुआ, 10 अलग दिया हुआ, और यही बराबर 90 लाना है। अब यहाँ पर किस चिन्हों का प्रयोग करें, हमें ऑप्शन से यहाँ पे चेक कर लेना। जैसे ऑप्शन ए को लेंगे, पहले गुणा है, गुणा, फिर माइनस है, फिर भाग है। तो अगर हम पहले बोर्ड मासूर लगाते तो पहले भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहीं से जरूरी है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, पता ही चल जाएगा कि आपने क्या गलत किया क्या सही। छोड़िए इसको। अब बी वाले को देखते हैं, पहले प्लस है, फिर भाग है, फिर माइनस है। यहाँ पे देखिए 19 से भाग, ये भी दशमलव में आ जाएगा, इसको भी हटाइए। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट करेंगे, प्लस सी वाले को प्लस है, उसके बाद माइनस है, फिर भाग है। यहाँ पर देखिए कुछ बात बन रही है, 10 से अगर भाग देते हैं तो 1.9 3 नहीं, यहाँ पर भी बात नहीं बन रही है दोस्तों, यहाँ पर भी मामला फेल हो गया। चलिए आगे देखते हैं डी वाला। वैसे तो जब नहीं है तो डी वाले पे टिक लगाएंगे, जरूरी नहीं अब क्वेश्चन को चेक करना, नहीं। जब 3 चेक कर लिया, गलत तीनों है, तो चौथे पे ऑटोमेटिक आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करें तो सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस। अब चलिए, चूंकि आप जानते हैं दोस्तों, आपको पता है कि पहले बोर्ड मास में भाग दिया जाता है, भाग इसमें है नहीं तो गुणा कर लीजिए। तो 3 7 21, 3 दूना के 6, 2 8, 81 हो गया। अब प्लस 19 माइनस 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 19 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में से 10 घटेगा 90। आ गया आपका आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से। देखिए, परजीवी है, जू है और हिरन है, 3 ठो नाम है। कह रहा है कि बेहतरीन जो डायग्राम है इसका कौन सा होगा।
आपको पता होना चाहिए कि जितने नाम रहते हैं उतने सर्किल यूज़ कर लेते हैं। सर्किल ये आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं ऑप्शन में जैसे इस तरीके से त्रिभुज बना देता है, त्रिभुज बना करके ऐसे डायग्राम मैंने देखा है, कराया भी है ऐसा क्वेश्चन, तो त्रिभुज भी दे देता है या आयत के रूप में भी दे देता है ऐसे। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में दिया क्या, उस हिसाब से ही आप बनाएंगे, ठीक है। तो उस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, सर्किल हो, आयत हो, आपका त्रिभुज हो, मेन आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि आखिर ये कैसे काम करता है, कैसे सॉल्व होता है। जैसे परजीवी, जैसे मैंने एक का नाम परजीवी प दे दिया, दूसरे का जूं दे दिया और तीसरे का हिरन दे दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि परजीवी जूं में क्या संबंध है, जूं हिरन में क्या संबंध है, परजीवी हिरन में क्या संबंध है। तो सबसे पहले परजीवी जूं में देखिए, जो जूं होता है वो क्या होता है, एक परजीवी है। जूं क्या है, एक परजीवी, आपको पता होना चाहिए। तो जब जूं परजीवी है, सभी जूं परजीवी होते हैं, लेकिन सभी परजीवी जूं नहीं होते हैं, बल्कि सभी जितने भी जूं हैं, जूं वो सब के सब क्या है, परजीवी। तो ये परजीवी के अंदर आ जाएगा, ये बाहर वाला परजीवी हो गया, अंदर वाला जू हो गया। लेकिन जो हिरन है और जू होते हैं, हिरन देखिए अलग जानवर है, जू अलग जानदार चीज़ है। जू परजीवी होता है लेकिन हिरन परजीवी नहीं होता है, यानी ना हिरन को हम परजीवी के अंदर डाल सकते हैं, ना हिरन को हम जू से मिला सकते हैं, बल्कि हिरन को हम अलग रख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक अलग जानवर की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके का डायग्राम जो दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, तो सी पे टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी डायग्राम से रिलेटेड, ये बहुत आसान होता है, इसमें थोड़ा सा जो पढ़ने में टाइम लग जाएगी, वरना सॉल्व करने में तो इस सेकेंडों का काम है। क्या करें कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी संख्या 15 है, 12 है, 16 है, 19 है, इस तरीके से संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं व्यक्तियों को संख्या को दर्शा रही है, बस ये बता रहा है। संदर्भ दिया हुआ है, जो इंग्लिश में नाम दिया हुआ है यहाँ पे, आर्टिस्ट, प्रोफेसर और पोएट्स जो है, तो उनका हिंदी में माना भी बता दिया, ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना करें। जैसे प्रोफेसर आप जानते हैं प्राध्यापक होता है, आर्टिस्ट कलाकार, और पोएट जो है कवि होता है। तो चलिए यहाँ पर जो दिया है प्रोफेसर, ये सर्किल वाला हिस्सा जो है वो कह रहा है प्रोफेसर को दर्शा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए अब। ये त्रिभुज वाला हिस्सा आर्टिस्ट को दर्शा रहा है, और ये आपका चतुर्भुज वाला हिस्सा ये पोएट्स को दर्शा रहा है। इस चीज़ को आपने ध्यान से नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त समूह में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और कवि नहीं है। कलाकार और कवि नहीं है, यानी कि आर्टिस्ट और पोएट से नहीं है। आर्टिस्ट का मतलब ये चतुर्भुज वाला हिस्सा, और पोएट्स का मतलब ये चतुर्भुज, और आर्टिस्ट का मतलब ये त्रिभुज नहीं है। तो जब नहीं कह रहा है तो उसके अंदर की जितने भी फिगर के अंदर जो नंबर आ रहे हैं उन सबको खत्म कर दीजिए, गायब कर दीजिए। जिसको नहीं कहे, जिसको भी ना कर दे, अगर सिर्फ वो पोएट्स को कहता कि नहीं है तो दोस्तों सिर्फ चतुर्भुज वाले हिस्से में जितनी भी संख्या आ रही उसको हम गायब कर देते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो कलाकार और कवि दोनों नहीं है, लेकिन केवल प्राध्यापक है, तो वहाँ पर प्राध्यापक में प्रोफेसर में 12 और 15 बचा है, बस उसी को हम जोड़ लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है। कथन क्या कह रहा है कि सभी पत्तियाँ पौधे हैं, सभी पत्तियाँ पौधे हैं, तो पत्ती को हम क्या करेंगे, पौधे के अंदर डाल देंगे, ठीक है, इसके अंदर पौधे के। आगे कह रहा है सभी पौधे बागीचे हैं, ये भी कह रहा है कि सभी पौधे क्या है, बागीचे हैं, तो इसको हम बागीचे के अंदर डाल देंगे। इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा कुछ, ठीक है। अब चलिए चलते हैं निष्कर्ष पे। यहाँ पे कुछ चीज़ समझ लेते हैं। देखिए जो अंदर वाला हिस्सा रहेगा वो सभी का सभी, ये हर वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन लाता हूँ तो यही बताता हूँ। जो अंदर का रहेगा, जैसे सभी की सभी पत्तियाँ पौधे हो जाएंगी, सभी की सभी पत्तियाँ जो है बागीचे हो जाएंगे, सभी के सभी पौधे जो है बागीचे हो जाएंगे। लेकिन अगर कहे सभी बागीचे पौधे हैं तो गलत हो जाएगा, अगर कहे सभी पौधे पत्तियाँ तो भी गलत हो जाएगा, अगर कहे सभी बगीचे पत्तियाँ तो भी गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ कहेगा तो चलेगा, सब कहेगा नहीं, यानी अंदर वाला सभी बाहर वाला हो जाएगा, और बाहर वाला कुछ अंदर वाला होगा, सभी नहीं होगा। इस चीज़ को आपने नोट कर लिया ना दिमाग में। चलिए अब निष्कर्ष पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं, सभी बगीचे में पत्तियाँ हैं। क्या कह रहे हैं, सभी बगीचे में पत्तियाँ हैं, तो सभी बगीचे में पत्तियाँ हो सकती हैं। ये देखिए बगीचा बाहर वाला है, तो कह रहे हैं सभी बगीचे में पत्तियाँ हैं, तो ये तो मामला नहीं। कुछ बगीचे में कहता तो मामला सेट हो जाता। यहाँ पर सभी बगीचे में क्या कह रहा है कि पत्तियाँ हैं। आगे कह रहा है कि सभी बगीचे में पौधे हैं। देखिए वही दोनों चीज़ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। ये सभी बगीचे है, बगीचे मत समझिए इसको, सभी को सभी भी लिख दीजिए वरना आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। ये जो सभी बगीचे, मैंने क्या कहा कि जो बाहर वाला होगा वो सभी अंदर वाला नहीं होगा। कह रहा है कि सभी बगीचे में पत्तियाँ हैं, तो सभी बगीचे में पत्तियाँ नहीं होंगी, बल्कि सभी पत्तियों में कह सकते हैं कि बगीचा होगा। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि सभी पत्तियाँ जो होंगी वो क्या होंगी, बगीचे में होंगी। सभी पत्तियाँ बगीचे में हो सकती हैं। देखिए इस तरीके से सोचिए, सभी पत्तियाँ क्या होंगी, बगीचे में होंगी, लेकिन सभी बगीचा क्या होगा, पत्तियों में नहीं होगा।
क्लियर होगी बात इस चीज़ को। और आगे कह रहे हैं सभी बगीचे में पौधे हैं। अब यहाँ पर मैंने वही चीज़ बताई कि सभी पौधे बगीचे में हो सकते हैं लेकिन सभी बगीचा पौधे में नहीं होगा। तो दोनों का दोनों क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं। सिर्फ थोड़ा सा इसको सेंटेंस को थोड़ा सा उटपटांग से बनाने की कोशिश किया जिससे आप कंफ्यूज में पड़ जाए, लेकिन बात वही है। तो दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों उल्टा बता। अगर कुछ कहता तो यहाँ पे बात बन सकती थी, यहाँ पे सभी कह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया रहेगा और दोस्तों उसके बाद कथन दिया रहेगा। उस प्रश्न का जो हल होगा इसी कथन से ही हम करेंगे, और कितने कथनों का हम यूज़ करके करेंगे वो आपको ऑप्शन में बताना है। तो चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इसीलिए मैं कराता हूँ ताकि एग्जाम में अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक प्रश्न में 3 कथन 1 2 3 दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न दिया हुआ है कि ABCDE में कौन सबसे छोटा है, यानी कि 5 नाम दिए हुए हैं ABCDE, इनमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो कथन देखिए, पढ़िए और उसके बाद देखिए किस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सबसे छोटा है। पहला कथन कह रहा है A E से लंबा है लेकिन D से छोटा है। क्या कह रहा है कि A जो है E से लंबा है, किससे लंबा, E से लंबा है, लेकिन D से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह का यूज, यानी कि से क्या पता चल गया, A जो है D से छोटा है, E से लंबा है, यानी D क्या हो गया, A से बड़ा, A क्या हो गया, E से, यानी कि सबसे छोटा। तो यहाँ से पता चल गया कि कौन है, E है। लेकिन कितने में पता चला, अभी सिर्फ 3 में ना पता चला, हमें तो 5 में ना पता करना है। आगे कह रहा है B C से छोटा है, आगे कह रहा है कि B जो है वो C से छोटा है लेकिन E से लंबा है, लेकिन E से लंबा है। यहाँ पर इस कथन से हमें ये पता चल गया कि E जो है B और C दोनों से क्या है, छोटा है। इतना तो यहाँ से भी पता चल गया, लेकिन अभी फाइनली हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सबसे छोटा है। यहाँ से तो पता लगने लगा है कि E ही लग रहा है कि सबसे छोटा है, लेकिन हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आगे कह रहा है कि D जो है C से लंबा है, आगे कह रहा है D जो है C से लंबा है और A B से, और कह रहा है A B से। अब यहाँ पर देखिए, अगर इन सबको मिलाए तो क्या कह रहा है कि D जो है C से क्या है, लंबा है, यानी कि D जो हो जाएगा C से लंबा। और चूंकि यहाँ पर हमें पता चल गया C क्या है, B से लंबा है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए A को दिया है कि B से लंबा है। तो यहाँ पर C जब है, A जब B से लंबा है और C जब B से लंबा है तो इस तरीके से बनेगा। इन सभी तीनों की हेल्प से मैं दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़, और B क्या है, E से। अब इस तरीके का बनेगा पूरा एक समीकरण। अब जब तीनों को हमने मिलाया तब जाकर के फाइनली ये समीकरण बना हुआ है, पाँचों वाला, पाँचों को मिला करके एक समीकरण बना। और इस समीकरण से हमने प्रूव किया कि E क्या है, सबसे छोटा है। वही पूछ रहा था सबसे छोटा कौन है, तो हमने तीनों की हेल्प से सॉल्व किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर 3 लगा लीजिएगा, ये 2 ही 2 बार दे दिया तो 3 पर्याप्त है। कह रहा है कि पहले में दिया कि 1 और 2 7 पर्याप्त है, तो सिर्फ 1 2 से तो काम नहीं बना। हालांकि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंदाज लगने लगा था कि ई सबसे छोटा है, लेकिन जब हमने तीसरे को लिया और फिर तीनों समीकरणों को मिलाया तो फाइनली हमने मोहर लगा दी कि हाँ ई सबसे छोटा है। तो कथन 1 और 2 3 पर्याप्त है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे कि 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। B और D के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। F D के ठीक बगल में नहीं है। F G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। A E के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो घबराइए मत, थोड़ा सा मैंने स्पीड में पढ़ा है इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी कन्फ्यूजन भरी चीज़ें लग रही हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चुटकी छुटकाने भर में। इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं, कुछ दम ही नहीं क्वेश्चन में। देखिए पहले तो जिधर आपका दायां है दायां मान लीजिए, जिधर आपका बायां बायां मान लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कह रहा है कि 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। मैंने दायां बायां क्यों ऐसे माना, जिधर आपका दायां आओ, क्योंकि वो पहले कह दिया उत्तर की तरफ मुख है। उत्तर की तरफ जब भी मुख रहेगा, जिधर आपका दायां रहेगा उनका दायां, जिधर आपका बायां रहेगा उनका बायां, तो इसीलिए उधर ही मैंने दायां बायां माना है जिधर हमारा है, ठीक है, क्योंकि उत्तर की तरफ मुख कह रहा है। आगे कह रहा है B और D के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। क्या कह रहा है? B और D के बीच में, मान लीजिए B यहाँ पर है, D यहाँ पर है और इनके बीच में कह रहा है 3 व्यक्ति। हो सकता है कि D इधर हो, B इधर हो, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। अभी चेक कर लेते, इसको ऊपर लिख करके चेक करिए, दोनों साथ लेकर के चलिए। मैं कहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों को साथ लेकर के चलिए, अभी पता चलेगा कौन सही कौन गलत। आगे कह रहा है B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। B कहाँ है? यहाँ। इसका बायां किधर है? इधर है। कह रहा है कि इधर 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर B को इसको ले लें तो B के बाईं ओर तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 व्यक्ति आ गए, अब पता नहीं कितने व्यक्ति होंगे, तो यहाँ तो मामला फेल हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला ये क्या हो गया? फेल हो गया। इसको हटाइए, इसको हटाइए। इधर कह रहा है कि B के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठा दीजिए।
टोटल व्यक्ति 7 थे तो 7 हो गए। अब इसी में ही हमें एडजस्ट करना है सबको, अलग से किसी को अब एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि 7 व्यक्ति कह रहा था, 7 व्यक्ति हो चुके हैं डैश लेकर के। आगे कह रहा है बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, वो तो हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि एफ डी के ठीक बगल में नहीं है। एफ को कह रहा है, एफ को कि यहाँ पे नहीं हो सकता, डी के ठीक बगल में नहीं है कह रहा है, तो अब एफ को उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। आगे कह रहा है एफ और जी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है एफ जो है जी के दाईं और दूसरे स्थान पर, अगर हम जी को यहाँ पर रखते हैं सपोज कीजिए, तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पर एफ यहाँ पर रखेंगे तो मामला फेल हो जाएगा, क्योंकि कह चुका है कि एफ जो है डी के बगल में नहीं बैठा है, तो हम यहाँ पर एफ को नहीं ला सकते। तो जी को हर हाल में हमें और यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर खिसकाएंगे, इसके दाईं और दूसरे स्थान पर एफ को हम यहाँ पर रखेंगे। अब ये डी के बगल में एफ नहीं ना है, अब मामला सेट है, यहाँ पर ठीक है, छोड़े रहेंगे। आगे कह रहा है ए जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ए कह रहा है ई के दाईं ओर, ई को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो जगह खाली है ना इसके दाईं ओर की, तो हमें हर हाल में ई को यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। कह रहा है ए जो है ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर कह रहा है कि ए ठीक बगल में बैठा है, यहाँ पर हम रख देंगे। ये एफ है दोस्तों, इसको एफ ई मत समझ लीजिए आप। अब एक जगह बची, एक बंदा बचा है सी, यहाँ पर रख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करे, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दायां सिरे पर डी है, बाएं सिरे पर सी है, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि संख्या 70, 58, 153 के प्रत्येक अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब ये है, जैसे जो संख्या है 70, 58, 153, इसको हम अगर बढ़ते हुए क्रम में क्या कह रहा है, आरोही क्रम पे बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा इसमें क्या है, 2 है नहीं 3 है 3 लिखिए, 4 है नहीं 5 5 लिखिए, 5 के बाद क्या है दोस्तों देख लीजिए, 5 डबल है तो 5 डबल लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। इस तरीके से हमने क्या किया, आरोही क्रम पे बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित कर दिया। करने के बाद अब ये कह रहा है कि तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जैसे 7 के नीचे अगर हम देखें तो 0 आ गया, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब स्थिति दोहरा। कहने का मतलब जैसे 0 ऊपर है ना, तो इसके नीचे कहीं 0, तो ऐसा नहीं ना, उल्टा इस तरीके से करने पर भी 0 के नीचे 0 आ गया, वैसे हमें चूज करना है। लेकिन 0 के नीचे तो 1 आया है, 5 के नीचे 3 आया, 8 के नीचे 5 है, 1 के नीचे 5 है, 5 के नीचे 7 है, 3 के, ऐसा कोई अंक नहीं है जो दोबारा अपनी ही जगह पे रिपीट कर गया। जैसे यहाँ पर लास्ट में 3 आया था, 3 के नीचे 3 अगर आ गया होता तो हम उसे 1 काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर अंक नहीं मिला जो कि खुद अपनी पोजीशन को दोबारा रिपीट कर दिया। उसके मतलब वही है कि इस अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन कोई अंक ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तित स्थिति हो उसकी। तो शून्य ऐसे मिले हैं, शून्य का मतलब 1 भी नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए कोई भी नहीं है जो खुद अपनी स्थिति को अपरिवर्तित रखे हुए। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2016 में 52 सप्ताह हैं, पी दिन थे, पी का मान क्या होगा। कह रहा है कि 2016 में 52 सप्ताह थे और पी दिन थे, तो पी का मान निकालना यानी दिनों की संख्या। तो 2016 में 52 सप्ताह पी दिन होते हैं, तो 2016 में हमें पता करना है कि वैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब 365 दिन को सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देके 7 5 35 हो जाएगा, बचा 1 यानी कि 7 दूना के 14 हो जाएगा, यानी बचा 1, यानी कि यहाँ पर 52 सप्ताह 1 दिन, ये जो शेष बचा उसको 1 दिन में रखेंगे। 52 सप्ताह जो पूरा कट गया उसको सप्ताह लिखेंगे और 1 जो शेष बचा उसको दिन में कन्वर्ट कर देंगे। ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही है जिसमें 365 दिन होते हैं। यहाँ पर हमें बस ये चेक कर लेना कि जो 2016 है ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, तो उसके लिए हम 4 से भाग दे देंगे। 4 5 20, 4 चौको 16, 4 से कट गया यानी कि ये लीप ईयर है। जब लीप ईयर हो जाएगा तो ये 365 के बजाय 366 दिन हो जाएगा, और जब 366 दिन होगा तो उस कंडीशन में जो 1 दिन शेष बचने के बजाय इसमें 2 दिन शेष बचता है, यानी कि यहाँ पर 52 सप्ताह पी दिन जो होगा ये पी जो होगा 2 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल में 1 और लीप ईयर में 2, बस इस दिमाग को इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखाई देता, उस समय वास्तविक समय क्या होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करा रहा था घड़ी से रिलेटेड, मैं थोड़ा आसान क्वेश्चन भी करा दूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी ना पता हो कि जो है घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब देकर के वास्तविक समय पूछता है या वास्तविक समय देकर के दर्पण समय पूछता है, तो उस कंडीशन में कंफ्यूज न कर जाए। देखिए दर्पण देखने पर कह रहा है कि घड़ी में 8:30 हो रहा है, ठीक है, तो रियल वास्तविक समय हमें कुछ करना नहीं है, 12 में से घटा देना बस, किसको, 8:30 को। तो
तो अब क्या करेंगे, 12 को हम क्या करेंगे 1160 लिख दीजिए, क्योंकि इधर 30 है ना, घटाने में आसानी रहेगी। 0 1160 मतलब 12, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 11 तो 8 3 11 30 वास्तविक समय होगा। ऑप्शन ए इज द राइट। ये सेकंडों का काम है, ये आप लोगों को पता, वायरल ये सारे क्वेश्चन होते हैं, यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। एक ट्रिक से सब काम बन जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं। जैसे ये ट्रिक है ना, इसी में नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 3। बस इसी से काम आपका बन जाएगा। देखिए कैसे, ये यहाँ पर आपको देखिए 3 वाले मिल गए, 3 वाले यहाँ मिल गए, और एक जो है 3 वाले, थोड़ा कलर चेंज करके, कलर चेंज करूँगा तभी आपको दिखाई देगा साफ। ये आपका हो गया 3 वाला, ठीक है, ये 3 वाले हो गए, ये तो 3 3 6 हो गए। अब उसके बाद अगर देखें तो इसमें इस साइड बड़ा एक त्रिभुज बनेगा और इस साइड भी बनेगा, यानी कि एक इधर बना एक इधर बना, और एक जो है ये आपका बनना है, एक ये बनना है, और एक ये कॉर्नर पे छोटा सा बनना है, एक ये, बस अब नहीं है। 3 चीज 6 4 10, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेगा इस शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।